नमस्कार दोस्तों, पीईटी परीक्षा 2023 के 29 अक्टूबर के प्रथम पाली में जो पेपर आया था उसका यहाँ पे सर्वशुद्ध जीएस का हल देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसमें जीएस का जो पहला क्वेश्चन था वो 31 नंबर से शुरू होता है और इसमें पूछा गया था कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले इनका सीट कहाँ कहाँ पे था, ये पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले का सी है यानी सिंधिया उज्जैन, दूसरे का ए है होलकर का इंदौर, और थर्ड की बात करें तो गायकवाड़, ये बड़ौदा के मूल इनका अस्तित्व था, इनकी सीट यहाँ पर थी। और अगर फोर्थ की बात करें तो ये बी नागपुर था। यहाँ आप एक कोड याद रखिएगा, गायब, गा या ब, गायब। गा और या से हो जाएगा गायकवाड़ और बा से हो जाएगा बड़ौदा। तो इस प्रकार आप गायकवाड़ को बड़ौदा से रिलेट कर सकते हैं। ये 31वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आ जाते हैं अपने 35वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें बताना था निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। ये 1892 के सुधारों का ही एक विस्तार था। इस अधिनियम को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं 36वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1920 के दौर में अपने राजनीति के शुरुआती दौर में इस किसान मार्च का सफल आयोजन किया था। तो आपको जवाहरलाल नेहरू वाला ऑप्शन सही लगाना था। इसके बाद 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह रहा 32वां। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार बौद्ध संघ में नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में ही गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति, उन्हें बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा बी। 33वें का आंसर देखते हैं। 33वें में कहा गया है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मुझे पता है इसमें से अधिकांश लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा दोस्तों, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन है बी, उपनिषद। उपनिषद को वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर वेदांग की बात करें तो वेदांगों की संख्या 6 है और इन 6 की रचना इसलिए की गई थी जिससे वेदों को अच्छी तरह से पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उसके लिए वेदांगों की रचना की गई थी। उसमें व्याकरण, निरुक्त, कल्प आदि संबंधित 6 घटक शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है बुरहानपुर स्थित आसीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो ये आसा अहीर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34वें प्रश्न की अगर बात करें तो यहां पर है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा खानवा। खानवा राजस्थान राज्य में अवस्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। बाबर द्वारा भारत में जो कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उसमें पानीपत की लड़ाई थी जो पहली प्रमुख लड़ाई थी और बाबर द्वारा लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई खानवा की लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई चंदेरी की लड़ाई थी और चौथी लड़ाई घाघरा की लड़ाई थी। तो ये 4 लड़ाइयां थी जो बाबर द्वारा भारत में लड़ी गई थी। तो इसमें खानवा वाली जो लड़ाई है ये राणा सांगा के द्वारा और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। 33वां क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। मोतीलाल तेजावत का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था और इन्होंने एकी नामक एक मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन काफी लेटेस्ट करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक खदानें किस राज्य में हैं। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक खदानें हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 42वें क्वेश्चन की बात करें, लेक तुर्काना दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये किस देश में अवस्थित है। तो ये केन्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान ये कहीं भी नहीं आते, दूर दूर बहुत दूर अवस्थित है। लेक तुर्काना अफ्रीका के रिफ्ट वैली में अवस्थित एक प्रमुख झील है और ये केन्या में अवस्थित है, याद रखिएगा। 43वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सर H.G. चैंपियन के द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वनों का वर्गीकरण किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। 40वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पूछा गया है कि मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, गदर पार्टी हो जाएगा। ये गदर मूवमेंट से ही संबंधित एक आंदोलन था जो कि मंडी यानी हिमाचल प्रदेश में
आयोजित हुआ था। काफी आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें एक तरफ नदियां दी हुई हैं और एक तरफ राज्य दिया हुआ है कि किस राज्य में ये नदी प्रवाहित होती है। तो कामेंग नदी असम में प्रवाहित होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। वैतरणी की बात करें उड़ीसा में प्रवाहित होती है। गिरना नदी महाराष्ट्र में है और हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 41वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये तो काफी हलवा क्वेश्चन था जिसे कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था। सर्वविख्यात है कि मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। 45वें क्वेश्चन पे अगर आ जाएं तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर पहाड़ी दीवारों पर चट्टानों पर की गई नक्काशी है के लिए जाना जाने वाला एक गुफा है। तो ये त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन होगा बी। आ जाते हैं अगले जीएस के क्वेश्चन पे। तो ये 46वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। 50वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। सीधे सीधे क्वेश्चन यही है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 28 जनवरी 1950। ये बहुत ही टेक्निकल और एक तरह से बहुत कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप में इसका उद्घाटन 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो यहां से आप लोग ऑप्शन बी इसका सही मानिएगा। 47वें क्वेश्चन की यहीं पर बात कर लेते हैं। तो 47वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और अक्सर मुझे तो लगता है कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा, बशर्ते तुक्का उसका सही हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, एक्ट 61 इसका सही उत्तर है। 49वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1 यानी 1970 से 1980 के बीच में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल अर्थात बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ, उसे पहले ईईसी के नाम से जाना जाता था। काफी हार्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए होगा सही जवाब। 53वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, महाभियोग की शक्ति। आ जाएं अगले क्वेश्चन पर। तो हम 54th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, घिसा पीटा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो सिंकोना का पेड़ है, जो कि एक ट्रॉपिकल पेड़ है। इससे इसकी छाल से मलेरिया का दवा बनता है, जिसे क्विनीन के नाम से जाना जाता है। 58वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वन। वन दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन है, क्योंकि वनों की कटाई मानव अपने घर बनाने के लिए और खेत बनाने के लिए करता है, इसीलिए वन बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी यानी वन होना चाहिए, लेकिन आयोग इसका उत्तर डी भी मान सकता है, लेकिन 99.9% इसका आंसर बी ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जिन्होंने बी लगाया है उनका आंसर सही है। बात कर लेते हैं 55वें क्वेश्चन पर। यहां पर पूछा जा रहा है तारों के चमकने का कारण क्या है। घिसा पिटा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारे जो हैं चमचमाते हैं। आ जाते हैं अब अपने 56वें क्वेश्चन पर, जो कि जीएस का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। यह भी काफी पुराना है, बहुत बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आयरलैंड इसका उत्तर हो जाएगा। 62वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है क्या। एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी भी मेटल पर एल्युमिनियम की एक छोटी और पतली परत बनाई जाती है, जिसके कारण उस मेटल की सुरक्षा हो सके। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही गैल्वेनाइजेशन होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 57वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो इसमें पूछा गया है, ये करंट ओरिएंटेड जीके का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो ये तो सभी को पता होगा, 104वां संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में मोदी सरकार द्वारा पास किया गया है, इसने एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त कर दिया है। 63वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कायांतरण की प्रक्रिया, जिसे मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर फेजेज की बात करें तो इसमें जो पहला फेज होता है उसे एक्स कहते हैं,
फिर लार्वा का फेज आता है, एक्स लार्वा, फिर प्यूपा का फेज आता है और फिर इसके बाद एडल्ट का फेज आता है। ये मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया के फेज हैं और इन्हीं फेजों के अंतर्गत एक टैडपोल मेढक के रूप में विकसित होता है। ये फेज भी कभी कभी पूछा जाता है कि कायांतरण में कितने फेज होते हैं, तो 1 2 3 4 फेज होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और कायांतरण की प्रक्रिया मछलियों में भी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रॉक्स यानी मेढकों में होती है, उसके साथ साथ बटरफ्लाई भी इसी प्रक्रिया से होकर गुजरती है और भी कई इंसेक्ट हैं जिसमें कायांतरण की प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 81 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र अर्थात PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों और इसमें ऑप्शन डी नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा। ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो देख सकते हैं, उनमें हम लोग काफी गहराई से डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स और कई क्वेश्चन हैं जो उन वीडियो से डायरेक्ट यहां पर आए हैं। 50वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा गया है वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्वास एवं पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। ये 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम थी, आप ये ध्यान रखिएगा। 86वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जन जन साक्षर। नव भारत साक्षर कार्यक्रम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और इसकी टैगलाइन थी जन जन साक्षर, यानी ऑप्शन बी, ये आप ध्यान रखिएगा। 83 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी। जितने भी डिजास्टर से संबंधित आपकी पॉलिसीज होती हैं वो गृह मंत्रालय द्वारा लाई जाती हैं। अगर किसी को इतना मूलभूत समझ हो तो इस क्वेश्चन का जवाब तुक्का लगाकर किया जा सकता था। इसके बाद आ जाते हैं 87वें क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इब्सा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? इब्सा का मतलब होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था इब्सा खेलों में, ये ध्यान रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा गया है कि भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6th संस्करण था। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पोषण माह हर साल सितंबर में मनाया जाता है। सितंबर को पोषण माह के नाम से जाना जाता है और इस बार ये 6th एडिशन था इसका, ये आप ध्यान रखिएगा। 88th क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जिम स्केया किस देश से संबंधित हैं? तो ये इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं। 91st क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चनों में। 92 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम इज द मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इन टोटल हाउ मेनी मिशंस वर लॉन्च्ड अंडर NAPCC? तो ये भी काफी घिसा पिटा क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसकी शुरुआत यानी NAPCC की शुरुआत 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी और इसके अंतर्गत 8 मिशन आते हैं। बात करें 89th क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है कि हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डाटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 93rd क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे मैसूर शाही परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं अपने 90वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की गई है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 26th विश्व खनन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई है। अब बात कर लेते हैं अपने 94th क्वेश्चन की। 94th क्वेश्चन में पूछा गया है कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 98वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन
यानी यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में अवस्थित है। जबकि वहीं अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर, तो ये वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहां पर है। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो ये रोम में अवस्थित है। वहीं अगर वीपो की बात करें यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो ये अमेरिका में अवस्थित है। 95वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये स्टेडियम पोलो से संबंधित है। 96वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये भारत के दादरा और नागर हवेली में अवस्थित है। इसके बाद क्वेश्चन 99 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? यानी कोमोरोस देश की राजधानी पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मोरोनी कोमोरोस की राजधानी है। 97वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है उनको यहाँ पे टिक करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए बस आपको याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। विधानसभा राज्यों में होती है, अब चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश में हो या राज्यों में हो, कहीं भी अगर विधानसभा है तो उसके निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी, ये सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन की अगर बात करें यानी 100 नंबर की, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त की रचना की है? यहां पर बता देते हैं कि निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ है। इसके रचनाकार के बारे में पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यास्काचार्य जो थे वो निरुक्त के रचनाकार थे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी इसी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न ऊपर भी आया था, वहां पर हम लोगों ने वेदांग के बारे में बात किया था। तो निरुक्त जो है 6 वेदांगों में से एक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे पीईटी परीक्षा 29 अक्टूबर को जो संपन्न हुआ था पहली पारी का, उससे संबंधित जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करेंगे। और कोई भी परेशानी दूसरी भी हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसमें हमने पूरी सूचिता के साथ जितने भी जीएस के प्रश्न हैं और करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके उत्तर बताए हैं। तो कुल मिला के जीएस का जो पेपर था बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही कहेंगे। कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता था। तो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आगे भी वीडियो जाती रहेंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।